गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो जो हमारे प्रीवियस 2 क्लासेस हैं उनमें 32 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के लिए कर चुके थे और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं, ताकि आपको जो है क्राइटेरिया मिल जाए और अच्छी प्रिपरेशन हो सके। और बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं क्योंकि सभी क्वेश्चंस सभी अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो ऑलमोस्ट इतने सारे क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि आपको हाँ ये वही क्वेश्चन है जो कि हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है, जो जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है, फिर उसके रिगार्डिंग हम आपको वीडियो अवेलेबल करवा देते हैं ताकि जो आपकी कन्फ्यूजन है वो भी साथ साथ दूर होती रहे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। 32 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द रियल वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इज लेस देन, ये हो चुका था सॉरी, और यहाँ तक 33 तक आपके हो चुके हैं, 34 से स्टार्ट करना होगा। द प्रोसेस ऑफ मैपिंग द करंट डिमांड ऑफ मैन पावर, तो करंट डिमांड कितनी है मैन पावर की, इसको मैप करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये ध्यान में रखना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। थिंकिंग श्योर ऑफ मेकिंग श्योर ऑफ द अवेलेबिलिटी द राइट काइंड ऑफ मैन पावर एट द राइट टाइम, यानी कि राइट टाइम पे राइट पर्सन अवेलेबल करवाने का जो मैप है वो तैयार किया जाता है। ब्रिजिंग द गैप, जो गैप है उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करंट और फ्यूचर की मैन पावर रिक्वायरमेंट के लिए, तो ये किसका काम होता है, देखो वो कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें हम ये मैप तैयार करते हैं कि भाई इस काम के लिए यहाँ पर 5 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, इस डिपार्टमेंट में 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारा जो काम होता है ये प्लानिंग का होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, ए सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड थ्रू, तो देखो सीक्रेट रिजर्व कैसे कब क्रिएट किए जाते हैं, तो आप ऑप्शन देखोगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, दोनों को अंडर वैल्यूएशन नहीं होता, ओवर वैल्यूएशन भी नहीं आएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी, इस ऑप्शन में जाओगे तो दोनों ही अंडर वैल्यूएशन दिए हुए हैं, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज़। वैसे राइट ऑप्शन हमारा होता ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज़ एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो ऑप्शन इसमें थोड़े से रोंग दिए गए हैं, लेकिन जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर, इसीलिए अब हम ऑप्शन नंबर डी को ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इससे भी सीक्रेट रिजर्व तैयार होते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव ये मेंशन नहीं है। तो ऑप्शन के बेस पे ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, नहीं तो इसका जो आंसर आना था यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट्स एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ करंट लायबिलिटीज़। या तो ये प्रिंटिंग में मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हम कर देंगे। उसके बाद है, एज पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ए बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर पर्सनल अफेयर्स, तो जब हम किसको, ओनर को और अपने बिजनेस को अलग मानते हैं तो वो हमारा बिजनेस का कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, इसका आंसर आ जाएगा हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट। यानी कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ओनर्स अलग है और बिजनेस अलग है। फाइंड द ओड वन आउट विद रिगार्ड टू एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग प्रिंसिपल, तो इनमें से किसी एक को ओड हमें अलग करना था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, वेरियंस एनालिसिस फॉर मटेरियल, तो इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका कॉस्टिंग प्रिंसिपल से अलग है। बाकी जो ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, इन सब को इसके अंदर डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन वेरियस एनालिसिस फॉर मटेरियल ये आपका ओड आ जाएगा। यानी कि 37 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, तो इंश्योरेंस की फील्ड में अगर बात की जाए तो रेगुलेटरी बॉडी कौन इसको रेगुलेट करता है, तो इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एसोसिएशन। इरडा क्या करती है, रेगुलेट करती है सभी जो इंश्योरेंस फील्ड में जो भी कंपनीज काम कर रही हैं उनको। तो जिस तरह से जो बैंकों को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करता है, उसी तरह से इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है, इरडा करता है। अपेक्स बॉडी है ये इंश्योरेंस फील्ड में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39,
Question number 39. Suppose that a company only pay dividend when it cannot profitably reinvestment its earning. When what can such a dividend decision be categorized as? तो ओनली पे डिविडेंड किस सिचुएशन में कंपनी पे करती है? व्हेन इफ कैन नॉट प्रॉफिटेबल री इन्वेस्टमेंट इट्स अर्निंग, कि उसको दोबारा से इन्वेस्ट करने में प्रॉफिट नहीं है, तब क्या करती है कंपनी? ये सोचती है कि भाई इस अर्निंग को क्या कर दिया जाए, डिविडेंड कर दिया जाए। सिर्फ उसी सिचुएशन में पे करेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिड्यूल पैसिव डिविडेंड डिसीजन। रेजिड्यूल का मतलब क्या होता है कि जितना पैसा हम बाहर इन्वेस्ट उसको हम क्या कहते हैं? रेजिड्यूल पैसिव डिविडेंड डिसीजन, यानी कि जब बचा हुआ होता है, सिर्फ जिसको हम बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, प्रॉफिट नहीं मिलेगा हमें अगर इन्वेस्ट करने से, जब हम ये सोचते हैं तो उस अर्निंग को ही हम क्या करते हैं? शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि बचा हुआ है उसको हमने क्या कर दिया? डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेजिड्यूल पैसिव डिविडेंड डिसीजन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट इज द स्टाइल ऑफ लीडरशिप called whereby the leader assume all the power and loves to dedicate the follower as all the decision are centralized? तो उस टाइप ऑफ जो लीडरशिप का स्टाइल होता है उसको क्या बोलते हैं, जिसमें कि क्या अज्यूम किया जाता है कि सभी के सभी इक्वल है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। तो इसमें क्या कहा गया? सॉरी, थोड़ा सा समझने में मिस्टेक होगी। लीडर अज्यूम ऑल द पावर्स एंड लव्स टू डिक्टेट द फॉलोवर एज ऑल द डिसीजन, ठीक है। डेमोक्रेटिक तो सभी को इक्वल मान के चलेगा तो डेमोक्रेटिक आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है? डिक्टेट, यानी कि अपना हुक्म चलाता है, सभी अपनी पावर दिखाता है सभी लीडर्स पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बोलते हैं, उसको हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बोलते हैं। लेकिन जो सबको साथ में लेके चलता है और सबको इक्वल मानता है उसको डेमोक्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट डज द टर्म एस्प्री डी क्रॉप? ये बहुत बार पूछा जाता है। हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स थे उनमें एक ये भी प्रिंसिपल था, एस्प्री डी क्रॉप। इसका मतलब क्या होता है? टीम स्पिरिट, यानी कि टीम में क्या होनी चाहिए? स्पिरिट, एकता होनी चाहिए। जब सब मिलकर किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश करते हैं तो उस चीज़ को हम जल्द ही पा लेते हैं। अब हम सब तैयारी करना चाहते हैं और कोई आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि क्वेश्चंस अराइज करता है, तो इससे क्या होता है? इससे ये दिखता है कि आप अपनी जो तैयारी है उसके प्रति कितने लायबल हो, आप चाहते हो या नहीं चाहते, क्योंकि क्वेश्चंस जितने ज़्यादा अराइज करोगे, पहले भी यही बात की गई थी, उतना ही ज़्यादा, उतनी ही बेस्ट आपकी तैयारी होगी। तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो। अगर क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे, प्रॉब्लम ही नहीं आएंगी, तो नहीं लगता कि भाई आप अपनी तैयारी के लिए जो है अपनी पूरी मेहनत, पूरी कोशिश और लगन से तैयारी कर रहे हो। क्योंकि तैयारी जब करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस चीज़ को आप स्ट्रिक्टनेस से लीजिए, और क्योंकि बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो अच्छे से तैयारी कीजिए, और थोड़ी सी जो टाइम कम लगा रहे हो, टाइम को अपने को बढ़ाइए, क्योंकि तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप और कैंडिडेट से कुछ ज़्यादा करोगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो 42 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मैनेजरियल ग्रिड, जो कि हमने करवाई भी थी थ्योरी, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन की मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी किसने दी थी? ये आपकी। तो ये क्वेश्चन आपको 100% आना चाहिए, क्योंकि हर बार यही पूछा जाता है। तो रॉबर्ट ब्लैक एंड जेम माउंटेन ने कौन सी थ्योरी दी थी? मैनेजरियल ग्रिड की परफॉर्मेंस इवोल्यूशन के लिए जो यूज़ की जाती है ये थ्योरी दी थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग टेक्निक्स इज सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिस्किट ऑफ सिमिलर डिस्क्रिप्शन फॉर ए बिस्किट कंपनी थ्रू आउट द ईयर? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, बैच कॉस्टिंग, ठीक है। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एमर्जिंग चैलेंज फॉर एन HR मैनेजर इन द कॉन्टेम्प्रेरी कंटेक्स्ट? तो कौन सा HR मैनेजर के अंदर एमर्जिंग चैलेंज नहीं होता है? ग्लोबलाइजेशन,
मैनेजमेंट ऑफ वेरियस कल्चर इशू ऑफ एम्प्लॉयज़, मैचिंग वेरियस एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेशन विद ए कैरियर पाथ, पेरोल मैनेजमेंट। तो पेरोल मैनेजमेंट जो है चैलेंज नहीं है, किसके लिए? HR मैनेजर के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है which of the following Henry Fayol 14th principle of management depicts the phrase one had one plan। तो ये किसके अंदर आता है? हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर, कि एक पर्सन को एक ही प्लान के लिए एक ही तरफ से क्या मिलनी चाहिए? डायरेक्शन मिलनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। सो क्वेश्चन नंबर 46, द टर्म SEZ को क्या बोलते हैं? स्पेशल इकोनॉमी जोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, हु इज कंसीडर द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसको जाना जाता है? FW टेलर को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ए प्राइमरी पार्ट ऑफ जनरल फंक्शन एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जनरल फंक्शन का प्राइमरी पार्ट कौन सा नहीं है? तो इसके लिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होगा। मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज पोटेंशियल, डिटरमाइन द स्टाफिंग for employment needs, anticipating and coping with organizational changes, and taking care of quality while procuring raw material। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ये तीनों के तीनों क्योंकि तीनों के तीनों एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग हैं, लेकिन जो आपका टेकिंग केयर ऑफ क्वालिटी वाइल प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जनरल फंक्शन के प्राइमरी पार्ट का नहीं रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्रोफेसर एल्टन मायो। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। एल्टन मायो किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं आपकी? तो इसका आंसर आ जाएगा बिहेवियरल साइंटिस्ट, क्योंकि इसने बिहेवियरल के ऊपर जो है काम किया था प्रोफेसर एल्टन मायो ने। बहुत ही बड़ा नाम है इनका इस फील्ड में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल फॉर एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते टाइम कौन सा टूल्स यूज नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, क्योंकि ट्रेड एनालिसिस भी टूल्स का काम करते हैं, फंड फ्लो एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और जो इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप पूनम जून कॉमर्स क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, और फेसबुक पेज पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू अगेन।